नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पढ़ेंगे। 1919 के एक्ट के बारे में। इसमें हुआ क्या था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये घोषणा की, ये डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, कि इंडिया में हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। पहली बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे आज भी हमारे देश में क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। लोकसभा या पार्लियामेंट बोल सकते हो आप, रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट या रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर लोकसभा ऑप्शन में है, मान लो आपके क्वेश्चन में, तो लोकसभा ही करेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है। तो ये प्रावधान इससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले 1919 के एक्ट के थ्रू। उसके क्या क्या फीचर थे? उसके फीचर थे जी, पहली बार ये जब 1919 में इनेक्ट किया, लेकिन फोर्स में कब आया? 1921 में। मतलब लागू कब से हुआ? 1921 से लागू हुआ। और इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी बोला जाता था। किसके नाम पे क्यों बोला जाता था? क्योंकि मोंटेगू नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के थे उस टाइम पे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको पता होगा 1858 के एक्ट के थ्रू क्रिएट की थी ये पोस्ट, गवर्नमेंट इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और दूसरा जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वॉइसरॉय थे इंडिया के। तो मोंटेगू और चेम्सफोर्ड, इनके नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। और इसके फीचर क्या क्या थे? इसके फीचर थे, इसकी विशेषताएं थी। इसने पहली बार क्या है कि मतलब इसने जो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया था 1861 के एक्ट में, 1861 के एक्ट में जो शुरू किया था डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, उसको और आगे बढ़ाया। इसने कंट्रोल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, प्रोविंसेस का मतलब है जी स्टेट, राज्य, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, उसको रिलैक्स कर दिया, उसको कम कर दिया। कैसे कम किया? इसने सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। जैसे आज भी आपको पता होगा 7th शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब कौन किस पे लॉ बना सकता है। जैसे स्टेट एग्रीकल्चर पे बना सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पे बना सकता है, तो उसी का अधिकार उसी पे होगा। तो इसी तरह इस एक्ट ने भी क्या किया था कि सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। और जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको, मतलब इन दोनों को अधिकार दे दिया, इनके लेजिस्लेचर को, कि दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे जो ब्रिटिश इंडिया है उसके लिए, और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो पूरा जो उसका प्रोविंस है उसके लिए लॉ बना सकता है। तो इस तरह से इसने क्या है, कंट्रोल, सेंट्रल का जो कंट्रोल था उसको डाइल्यूट कर दिया, कम कर दिया। लेकिन एक बात याद रखने की है कि इसने जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज ही था, यूनिटरी था। मतलब कि अगर मान लो वॉयसरॉय जो था वो पूरे कंट्री के लिए कोई भी लॉ बना सकता है, और अगर जो प्रोविंस ने जो भी लॉ बनाया है, जो प्रोविंस का गवर्नर है उसने जो भी कानून बनाया है, तो वो उस कानून को अगर वॉइसरॉय चाहे तो उसे नल एंड वॉइड कर सकता है, मतलब कि रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज था और यूनिटरी था। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न क्या थी? नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न थी, इसने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो पार्ट में विभाजित कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट में? एक तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ये क्या होते थे? ये होते थे जी, मान लो आपकी ये याद रखने की है, 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पे ये किया था, जो डिवाइड किया था सब्जेक्ट दो पार्ट में। प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पे। जैसे एक गवर्नर है, गवर्नर की दो काउंसिल हुआ करती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने इसको। कैसे? ट्रांसफ़र और रिजर्व। इसमें होता क्या था, जो आपका रिजर्व सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट था वो क्या है, वो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बेस पे ही उसे लॉ बनाते थे, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और जो ये था आपका ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, ये क्या था, जो गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी ये कानून बनाती थी, और गवर्नर क्या है, मिनिस्टर थे जो, उनकी एड एंड एडवाइस पे काम कर किया करता था। जैसे मान लो आपके सब्जेक्ट थे आपके ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, और आपके कौन से थे, रिजर्व सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, ये एक मिनट यहाँ समझाता हूँ आपको। रिजर्व सब्जेक्ट थे जो, यहाँ पे लिखो जी रिजर्व सब्जेक्ट, और यहाँ पे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इन पे एडवाइस देती थी कि इन पे कोई थे, मान लो इन पे कानून दे दिया किसी की भी,
लॉ आप मान लो कोई भी दे दिया, मान लो कम्युनिकेशन पे दे दिया, किसी पे दे दिया, कोई सब्जेक्ट है इसमें कि इस पे लॉ बनाना है इस विषय पे, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती थी ट्रांसफर सब्जेक्ट पे, जो जो भी इसमें लिस्ट थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाती थी, फिर जाता था वॉइसराय पे और वॉइसराय उस पर फाइनल अथॉरिटी थी, साइन कर देता था। मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनाती थी तो ये रिस्पॉन्सिबल था, क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी टू द लेजिस्लेचर कि इसी के एडवाइस पे काम करेगा वॉइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल के पे। लेकिन उसकी एक अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें रिजर्व सब्जेक्ट आते थे कि वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से क्या है बना सकता है लॉ, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इन लॉज पे। अगर रिजर्व सब्जेक्ट में जो लॉ आते हैं उन पे लॉ बनाया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट में। और जो ये सिस्टम बनाया था डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट्स का कि ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट, इसी को बोला जाता था डायरकी। डायरकी याद रखना है, डायरकी वर्ड आया था ग्रीक वर्ड से, डाय का मतलब होता है डबल और ये आर्क का मतलब होता है रूल, तो डबल रूल भी बोला जा सकता है इसको, डबल रूल या डायरकी। ये डायरकी याद रखना है कि डायरकी सबसे पहले कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई, डायरकी इंट्रोड्यूस की आपकी 1919 के एक्ट से, और किस लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, ये भी याद रखना, सेंट्रल लेवल पे नहीं इंट्रोड्यूस की है अभी, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इंट्रोड्यूस की है कि रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये भी याद रखना है कि अनसक्सेसफुल रहा, पूरा सक्सेसफुल, ये सफल सब्जेक्ट नहीं रहा, असफल रहा, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसने, नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इसने बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए कंट्री में, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरलिज्म क्या होता है, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है जी, जो अभी देखो आपके पार्लियामेंट में अपने में इंडिया में दो हाउस है ना, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दो हाउस, बाई का मतलब है टू हाउस, टू हाउस जो पार्लियामेंट में उन्हीं को बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। और डायरेक्ट इलेक्शन भी इसने इंट्रोड्यूस किए, याद रखना 1919 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट इलेक्शन। और जो ये बाई कैमरलिज्म बनाया था उसमें दो हाउस कौन कौन से बनाए थे, ये देखो जी, जैसे गवर्नर है ये आपका, से ये प्रोविंशियल लेवल पे नहीं है, ये वॉइसराय की बात हो रही है अभी, वॉइसराय आपका, वॉइसराय की दो काउंसिल है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो अपर हाउस में और एक लोअर हाउस में, लोअर हाउस में और अपर हाउस। अपर हाउस को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोअर हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस को। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही दो पार्ट में डिवीजन कर दिया, बाई कैमरलिज्म कर दिया, दो हाउस बना दिया इसके, यही यहाँ पे लिखा है जी। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो उसको रिप्लेस्ड कर दिया कैसे, बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर से, जिसमें दो हाउस हुआ करते थे, अपर हाउस जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे, लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। और दोनों हाउस में जो मेंबर होते थे, मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, अधिकतर मेंबर इनके डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते थे। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के दो पार्ट कर दिए बाई कैमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस, उनके जितने भी सदस्य थे, मेजॉरिटी ऑफ सदस्य, अधिकतर सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से ही इलेक्ट किए जाते थे। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें, इसने क्या था, जो वो ये वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये वॉइसराय है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसी फिगर में समझते हैं, ये इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इसमें क्या है, 6 मेंबर हुआ करते थे, 6 मेंबर, उसमें 3 मेंबर को कहा कि 3 मेंबर इंडियंस होंगे, 3 मेंबर इंडियंस को अपॉइंट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और 3 मेंबर में से लेकिन जो कमांडर इन चीफ होगा, एक कमांडर इन चीफ होता था, उसको नहीं किया जाएगा, वो ब्रिटिश का ही होगा। ये देखो जी यहाँ पे इसने क्या है, 3 मेंबर को, 6 में से 3 मेंबर को इंडियंस की तरह, इंडियंस को चूज किया, इंडियंस को इलेक्ट किया, अपॉइंट किया, लेकिन जो कमांडर इन चीफ था वो ब्रिटिश ही रहेगा। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न थी जी, इसने जो प्रिंसिपल था कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। याद करो 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा था, 1919 के में, 1919 के में, ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरुआत कहाँ से की, 1909 के एक्ट से, जिसमें मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान दिया गया है, मुस्लिम के लिए। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब भी समझाया था कि मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे इलेक्शन में, मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेंगे उसके लिए, ये सेपरेट इलेक्टोरेट थी। और इसको एक्सटेंड कर दिया, सिखों के लिए भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियन के लिए भी प्रोवाइड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, कि सिख ही, मतलब किसी एरिया से सिख ही कम्युनिटी से कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शन में, और वही सिख ही उसके लिए वोट करेंगे और कोई कम्युनिटी नहीं करेगी।
ऐसे ही एंग्लो इंडियंस के लिए दे दिया, यूरोपियंस के लिए भी दे दिया। तो ये याद रखना है 1990 के एक्ट में ये एक सेपरेट जो इलेक्टोरेट थी उसको एक्सटेंड किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया। इसके बाद 6 आता है जी हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न क्या होता है, इसने लिमिटेड फ्रेंचाइज को ग्रांट किया, प्रदान किया लोगों को। कैसे? फ्रेंचाइज का मतलब होता है जी वोट करने का अधिकार, लिमिटेड रूप से दिया है ये, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है और टैक्स भरते हैं और जो एजुकेटेड है उनको ही दिया लिमिटेड। क्योंकि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जब बोला जाता है जब सबको अधिकार हो, किसी को भेदभाव ना हो, सबको वोट करने का अधिकार हो, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। लेकिन इसने लिमिटेड रूप से दी, जो आदमी टैक्स भरता था या प्रॉपर्टी थी जो एजुकेशन थी उसी को प्रदान की, वही वोट कर सकते थे। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज इसने ग्रांट की। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसकी, नेक्स्ट थी जी इसने एक हाई कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट की, न्यू ऑफिस क्रिएट किया, न्यू ऑफिस बनाया इंडिया के लिए लंदन में, कि लंदन में इंडिया के लिए हाई कमिश्नर काम करेगा, इंडिया के जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको देखेगा हाई कमिश्नर। ये पोस्ट आज भी चलती है। आपको पता होगा एम्बेसडर, आपने सुना होगा एम्बेसडर, हर कंट्री के एम्बेसडर होते हैं और हर कंट्री में वो काम करते हैं। मान लो यूएस का एम्बेसडर हमारे यहाँ पे, हमारा एम्बेसडर अमेरिका में है, लेकिन जो हमारा इंडिया का एम्बेसडर है उसको ब्रिटेन में है, जो ब्रिटेन में कोई एक ऑफिसर, जैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उससे एक पोस्ट होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा किसी कंट्री में। वे क्या काम संभालता है, जो भी इंडिया के जो बाहर के रिलेशन है वो एम्बेसडर देखता है। लेकिन अगर ब्रिटेन में ये पोस्ट है ना, अगर ब्रिटेन का जो इंडिया का जो एम्बेसडर है वो ब्रिटेन में अपॉइंट किया जाएगा, उसको एम्बेसडर नहीं बोलते, वहाँ पे बोलते हैं हाई कमिश्नर आज भी। तो ये पोस्ट जो है स्टार्ट की किसने, इस एक्ट ने 1919 में। और जो पहले ये जो काम देखता था, हाई कमिश्नर का जो काम दिया गया ये देखता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो ड्यूटी ये परफॉर्म करता था, इसके फंक्शन थे, हाई कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिए, जो लंदन में जिसका ऑफिस हुआ करता था, और इंडिया से रिलेटेड सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हाई कमिश्नर देखता था। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न थी कि इसने पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया, सेटअप किया, बना दिया पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज भी आपको देख रहे हो ना, जिसकी परीक्षा देते हो यूपीएससी लेती है आपकी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता था उसे, सबसे पहले इसने क्रिएट किया 1919 के एक्ट में, जो क्या है सेटअप किया गया 1926 में। इसमें तो प्रोविज़न थी ना इस एक्ट में, जो इस एक्ट के थ्रू ये सेटअप किया गया 1926 में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विसेज के लिए काम करता था और सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करता था, भर्ती करता था। और ये क्या था, आपको बताया था कि ओपन कंपटीशन कब शुरू किया गया था, ये 1853 का एक्ट जो हमने पढ़ा था उसमें ओपन कंपटीशन किया गया था सिविल सर्वेंट के लिए, इंडिया में स्टार्ट किया गया था। और इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी, नेक्स्ट प्रोविज़न थी जी इसने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने जो सेंट्रल बजट था और प्रोविंशियल बजट उसको क्या है सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अपना बजट बनाएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अलग बजट बनाएगी। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या था इसमें, नेक्स्ट प्रोविज़न था जी इसने क्या है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविज़न थी, कि इसके 10 साल के बाद जो ये एक्ट बना जा रहा है 1919 का, इसके 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट होगा, वो इसकी रिपोर्ट देगा ये एक्ट कैसा काम कर रहा है, इसकी सारी इंक्वायरी करेगा वो कमीशन। तो इसके बाद से 1927 में ये प्रोविज़न ख़त्म हुई हमारी 1919 एक्ट की। इसके बाद होता क्या है, ये यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका है 1919 एक्ट का। उसके बाद थोड़ा क्या होता है वो जान लेते हैं कि 1927 में, नवंबर 1927 में एक कमीशन अपॉइंट किया, साइमन कमीशन नाम था जिसका, जिसे स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते थे, क्योंकि ये प्रावधान 1919 के एक्ट में दी गई थी कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा 10 साल बाद, जो रिपोर्ट देगा इस एक्ट के क्या हो रहा है इसमें। तो ये एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तरह काम करता था ना, इंडिया के लॉ बनाया, तो लॉ था इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ही था। तो क्या है कि इसने क्या है, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी अपनी 2 साल बाद 1929 में, और ये स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता था इसको, साइमन कमीशन को। और ये इसका चेयरमैन कौन था, सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम से इसे साइमन कमीशन भी बोला जाता था। इसने क्या है, इसमें प्रावधान थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और इसमें सारे के सारे जो मेंबर थे कौन थे, सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। सोचो, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और सारे मेंबर कौन हैं, सारे के मेंबर जो इस कमीशन के, साइमन कमीशन के, ब्रिटिश हैं।
और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। इसलिए इंडिया ने इसका विरोध भी किया। साइमन गो बैक, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, साइमन गो बैक का नारा दिया, इसको अपोज किया। और इसके बाद क्या होता है, इसने जो रिपोर्ट दी, इसने किसने, साइमन कमीशन ने, उसमें क्या कहा कि इस कमीशन ने 1930 में क्या है, मैंने 1929 बोल दिया था, 1930 में ये कि इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की गवर्नमेंट को। उसमें इसने प्रावधान रखे, जो डायर की शुरू की गई है ना, डायर की 1919 के एक्ट से डबल रूल, उसको अबॉलिश किया जाए, मतलब कि रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट किए उसका एक्सटेंशन, उसे बढ़ाया जाए प्रोविंसेस में भी। दूसरा, और नेक्स्ट इसने क्या दी कि फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया जाए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के लिए। फेडरेशन का मतलब है जी, आज भी जैसे हमारे कंट्री में फेडरेशन है कि सेंट्रल स्टेट लेवल पे अलग अलग पावर डिवाइड हैं। और इसने क्या प्रोविज़न रखी, जो कॉमनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यूएशन रखा जाए, जो कॉमनल इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रोवाइड किया था उसका कंटिन्यूएशन रखा जाए, और भी मतलब और भी क्या है, ग्रुप को, कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बाद कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिन्हें बोला जाता था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें क्या है, कांग्रेस ने केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और कांग्रेस के बिहाफ से, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेशन लिया था। तो तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक पेपर लाया गया जिसे बोला गया वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसको बोला गया वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो ये जो पेपर था ये अडॉप्ट किया गया आपके 1935 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसके थ्रू एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बिठाई गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसने जो रिपोर्ट दी थी इसके बेस पे रिपोर्ट तैयार की थी, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और ये सारे जो प्रोविज़न थे वो 1935 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्या है, तो इसमें कोशिश की गई उसमें इंक्लूड की जाए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 1932 में क्या होता है, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसके बाद 1932 में कॉमनल अवार्ड आता है। कॉमनल अवार्ड क्या है कि रामसा से मैकडोनल्ड था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रधानमंत्री 1932 में, रामसा से मैकडोनल्ड, और इन्हीं के नाम से, मैकडोनल्ड के नाम से इसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, कॉमनल अवार्ड को। इसमें प्रावधान क्या थी, इसमें ये थी कि इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान था उसको एक्सटेंड किया और माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया, अनाउंस की, घोषणा की। इसमें इसने क्या किया कि जो मुस्लिम, सिख और इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान तो पहले था ही, तो उसको और एक्सटेंड कर दिया, डिप्रेस्ड क्लास के लिए और दे दिया, शेड्यूल कास्ट के लिए, कि उनके लिए भी यही प्रावधान रहेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, कि वो भी क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, डिप्रेस्ड क्लास या एससी क्लास के जो कैंडिडेट खड़े होंगे और वही उनके लिए वोट करेंगे, कोई और वोट नहीं करेगा, वही उसे चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। तो गांधी जी ने इससे नाराज़ हो गए। गांधी जी उस टाइम पे क्या है, यरवदा जेल में थे, जो पूना में है। उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी, फास्ट अनटू डेथ, मतलब कि वो मरते दम तक व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे, तब तक खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे, अगर जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस नहीं लिया जाता है जो एससी के लिए दी गई है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, उन्होंने कहा इसमें जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें डिवीज़न होगा, डिवाइड किया जाएगा। और ब्रिटिश तो चाहते ही थे कि डिवाइड एंड रूल, उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की थी, कि बांटो और रूल करो, राज करो। तो इसलिए क्या है, गांधी जी ने इसको अपोज किया। और जो डिप्रेस्ड क्लास को उस टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इन्होंने के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो इस एग्रीमेंट हुआ कि हाँ, उसने, भीमराव अंबेडकर ने मान लिया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, और क्या है कि हमारे लिए लेकिन रिज़र्व रखी जाए कुछ सीट। तो इनके लिए कुछ एससी कैटेगरी के लिए सीट रिज़र्व रखी गई, ताकि कुछ एरिया से उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से, मान लो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस एरिया में उन पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ सीट रिज़र्व रख दी गई एससी कैटेगरी के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसी को बोलते हैं, उस एक्ट को ही पूना पैक्ट बोला जाता है उस एग्रीमेंट को। और पूना पैक्ट में क्या एग्रीमेंट हुआ वो मैं बता चुका हूँ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं लिया जाएगा, और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट ही रही। हिंदू कम्युनिटी से कोई भी खड़ा हो सकता है, एरिया से किसी से भी, और कोई भी वोट कर सकता है।
इस तरह से हमारा ये एक्ट ख़त्म हुआ। और इस जो प्रावधान थी कि जो वाइट पेपर इशू किया था, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें क्या है जो प्रोविज़न थी, उसकी कुछ प्रोविज़न 1935 के एक्ट में लागू की गई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट आया था। तो ये एक्ट के डिटेल के बारे में, पूरी डिटेल क्या प्रोविज़न थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट को पढ़ेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इंतज़ार।